जय हिंद दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम संविधान के उन महत्वपूर्ण अनुच्छेदों को डिस्कस करने वाले हैं जो कि बार बार डिफरेंट एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आइए दोस्तों, बिना किसी देरी के शुरुआत कर लेते हैं नंबर फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन बेसिक सा क्वेश्चन है। भारतीय संविधान में मूल रूप से कुल कितने अनुच्छेद हैं? तो मूल रूप से टोटल 395 अनुच्छेद हैं। ठीक है, इन जो मूल अनुच्छेद हैं इनमें संशोधन होते रहते हैं, जैसे इनका उनका ऐड हो गया। ठीक है, इस प्रकार से जो है का खा गा या फिर ए बी सी डी करके इनमें संशोधन होते रहते हैं। तो पूछा जाए कि संशोधनों के बाद अनुच्छेदों की संख्या कितनी हो गई है, तो संशोधनों के बाद अनुच्छेदों की संख्या हो गई है 448। लेकिन मूल रूप से अनुच्छेदों की संख्या कितनी है, तो 395 है। ओके, नंबर सेकंड हमारा क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद में यह अंकित है कि इंडिया अर्थात भारत राज्यों का संघ होगा? तो दोस्तों, संविधान का जो पहला अनुच्छेद है इसमें कहा गया है कि इंडिया अर्थात भारत राज्यों का संघ होगा। मैं आपको समझा देता हूँ। संविधान का भाग एक है, भाग एक में अनुच्छेद 1 से 4 तक दिए गए हैं। और संविधान का भाग एक अर्थात अनुच्छेद 1 से 4 जो है ये संघ और उसके राज्य क्षेत्रों का प्रावधान करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा, भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 2 है ये किससे संबंधित है? बताइए। अनुच्छेद 2 में क्या दिया गया है? तो अनुच्छेद 2 में जो है नए राज्यों का प्रवेश और उनकी स्थापना के बारे में बताया गया है। तो ए ऑप्शन सही हो जाएगा। किस अनुच्छेद के अनुसार संसद विधि के द्वारा नए राज्य बना सकती है तथा पहले से जो राज्य अवस्थित हैं उन राज्यों के क्षेत्रों, सीमाओं और नामों में परिवर्तन कर सकती है? तो देखिए दोस्तों, नए राज्यों को बनाना और जो राज्य पहले से हैं उन राज्यों के क्षेत्रों, सीमाओं और नामों में परिवर्तन कौन कर सकता है? संसद कर सकता है, और वो भी विधि बनाकर। ठीक है, किस अनुच्छेद के तहत? तो अनुच्छेद 3 के तहत। देखिए, अनुच्छेद 1, 2 और 3 ये हम पढ़ चुके हैं, तो आप एक बार वीडियो को पॉज करके इसको दोबारा भी पढ़ सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट की हम बात करें तो भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में नागरिकता संबंधी प्रावधान किए गए हैं? तो देखिए, नागरिकता संबंधी प्रावधान यदि भाग पूछा जाए तो आप कहेंगे भाग 2 में नागरिकता संबंधी प्रावधान किए गए हैं। और अनुच्छेद पूछा जाए तो अनुच्छेद 5 से 11 तक। तो बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। देखिए, भाग एक तो हम पढ़ चुके हैं। भाग एक के जो है इसमें अनुच्छेद 1 से 4 तक दिए गए हैं और भाग एक संघ और उसके राज्य क्षेत्र का प्रावधान करता है। भाग 2 में नागरिकता संबंधी प्रावधान किए गए हैं अनुच्छेद 5 से अनुच्छेद 11 तक। भाग 3 में मूल अधिकार दिए गए हैं अनुच्छेद 12 से अनुच्छेद 35 तक। और भाग 4 में जो है ये नीति निर्देशक तत्व दिए गए हैं। ठीक है, और अनुच्छेद कहाँ से कहाँ तक? 36 से लगाकर 51 तक। याद रखना दोस्तों, जो मूल अधिकार हैं अमेरिका के संविधान से लिए गए हैं और नीति निर्देशक तत्व जो हैं ये आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में पाकिस्तान से भारत आने वाले व्यक्तियों की नागरिकता के बारे में बताया गया है? तो पाकिस्तान से भारत आने वाले व्यक्तियों की नागरिकता के बारे में बताया गया है अनुच्छेद 6 में। इसी के अपोजिट एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत से पाकिस्तान जाने वाले व्यक्तियों की नागरिकता के बारे में किस अनुच्छेद में बताया गया है? तो आप कहेंगे अनुच्छेद 7 में। ठीक है, दोनों आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद में विदेशी नागरिकता लेने पर भारत की नागरिकता से वंचित किया जाएगा? ये प्रावधान किस अनुच्छेद में किया गया? तो यदि आपने विदेशी नागरिकता ले ली तो भारत की नागरिकता खत्म हो जाएगी, और ये प्रावधान किया गया है अनुच्छेद 9 में। और दोस्तों, जितने भी क्वेश्चन मैं इस वीडियो लेक्चर में लाया हूँ सारे के सारे क्वेश्चन कई बार रिपीट हुए हैं, मतलब सारे क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। हम हर एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को कवर करेंगे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, नागरिकता प्राप्त करने के लिए शर्तें निर्धारित करने वाला सक्षम निकाय कौन सा है? तो नागरिकता प्राप्त करने के लिए जो शर्तें निर्धारित करने वाला सक्षम निकाय है वो संसद है। ठीक है, अनुच्छेद 11 है और अनुच्छेद 11 में स्पष्ट दिया गया है कि संसद को नागरिकता संबंधी विधि बनाने की संपूर्ण शक्ति होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस अनुच्छेद के तहत संसद को नागरिकता के संबंध में कानून बनाने का अधिकार है? तो ये देखिए वही क्वेश्चन आ गया। तो नागरिकता के संबंध में कानून बनाने का जो अधिकार है वो संसद को है। किस अनुच्छेद के तहत है? तो अनुच्छेद 11 के तहत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य की परिभाषा के बारे में बताया गया है? तो अनुच्छेद 12 में राज्य की परिभाषा के बारे में बताया गया है। भारतीय नागरिकता कितने तरीकों से हासिल की जा सकती है? तो भारतीय नागरिकता प्राप्त करने के 5 तरीके हैं। ठीक है, कितने तरीके हैं? 5 तरीके हैं। हम डिटेल की बात करें तो भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 के अनुसार जो भारतीय नागरिकता है ना,
ये 5 तरीकों से प्राप्त की जा सकती है। वो 5 तरीका कौन कौन से हैं? एक तो जन्म से नागरिकता, यदि जन्म ही भारत में हुआ है तो नागरिकता मिल ही जाएगी। वंश के द्वारा नागरिकता, और पंजीकरण के द्वारा नागरिकता, देशीयकरण के द्वारा नागरिकता, और किसी भूभाग को भारत में मिलाकर, यानी कि किसी देश का कोई भूभाग भारत में मिल गया तो नागरिकता अपने आप मिल जाएगी। तो नागरिकता प्राप्त करने के ये 5 नियम बताए गए हैं। और देखिए दोस्तों, यदि आप इसी प्रकार से डिटेल में करंट अफेयर्स को पढ़ना चाहते हैं, हिस्ट्री जीके को पढ़ना चाहते हैं, साइंस को पढ़ना चाहते हैं, तो हमारी तीनों ई बुक्स लॉन्च हो गई हैं। इन तीनों ई बुक्स को परचेस करके आप अपनी स्टडी को मजबूत बना सकते हैं। बताइए कि भारतीय संविधान के किस भाग में मौलिक अधिकारों का वर्णन किया गया है? तो मौलिक अधिकारों का जो वर्णन है ये भाग 3 में किया गया है। इसको हम पढ़ भी चुके हैं, ठीक है। और किन अनुच्छेदों में? तो अनुच्छेद 12 से लगाकर अनुच्छेद 35 तक मौलिक अधिकारों का या फिर मूल अधिकारों का वर्णन किया गया है। और मूल अधिकार कहाँ से लिए गए हैं तो ये भी बता चुका हूँ, ये अमेरिका के संविधान से लिए गए हैं, ठीक है। देखिए, समानता के अधिकार के अंतर्गत कितने अनुच्छेद आते हैं? तो समानता के अधिकार के अंतर्गत टोटल 5 अनुच्छेद आते हैं, ठीक है। देखिए, समानता के अधिकार के अंतर्गत अनुच्छेद 14 से लगाकर अनुच्छेद 18 तक टोटल 5 अनुच्छेद आते हैं। कौन कौन से अनुच्छेद हैं? तो अनुच्छेद 14 है, इसमें विधि के समक्ष समानता बताई गई है, ठीक है, यानी कि कानून की दृष्टि से सभी लोग समान होंगे। और अनुच्छेद 15 में धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग या फिर जन्म स्थान के आधार पर किसी के साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा। 16 में क्या है? लोक नियोजन में समानता, यानी कि जो सरकारी नौकरी वगैरह हैं उनमें भी भेदभाव नहीं किया जाएगा, ठीक है। 17 में अस्पृश्यता का अंत, यानी कि छुआछूत का अंत के बारे में बताता है। और अनुच्छेद 18 जो है इसमें उपाधियों का अंत बताया गया है। तो ये सभी क्या हैं? तो ये सभी समानता के अधिकार हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद सार्वजनिक रोजगार में सभी नागरिकों के लिए समान अवसर प्रदान करेगा? तो देखिए, सार्वजनिक रोजगार यानी कि सरकारी नौकरियों में सभी नागरिकों के लिए समान अवसर कौन सा अनुच्छेद प्रदान करेगा? तो मैं बता चुका हूँ, अनुच्छेद 16 लोक नियोजन में समानता, ठीक है। इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं। बताइए किस अनुच्छेद के अंतर्गत अस्पृश्यता यानी कि छुआछूत को समाप्त किया गया है? तो जो है 17 में अस्पृश्यता का अंत के बारे में बताया गया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद में उपाधियों का अंत किया गया है? तो अनुच्छेद 18 जो है इसमें उपाधियों का अंत के बारे में बताया गया है। संविधान के किस अनुच्छेद के प्रावधानों के तहत भारत रत्न पुरस्कार का उपयोग प्राप्तकर्ता के नाम के लिए उपसर्ग या फिर प्रत्यय के रूप में नहीं किया जाएगा? इसका आंसर आप लोग बता चुके हैं, अभी हम पढ़ चुके हैं कि अनुच्छेद 18 में उपाधियों का अंत किया गया है, ठीक है। और जो भारत रत्न प्राप्त करता होगा, जैसे मान के चलो कि राम ने भारत रत्न प्राप्त किया है, तो वो पुरस्कार का जो उपयोग है वो नाम के पहले नहीं कर सकता कि नाम के पहले आपने लिख दिया भारत रत्न विजेता या फिर पीछे लिख दिया। मतलब प्राप्तकर्ता जो है ये भारत रत्न पुरस्कार का उपयोग उपसर्ग या फिर प्रत्यय के रूप में नहीं कर सकता है। ये प्रावधान किया गया है अनुच्छेद 18(1) में। ओके, नेक्स्ट है, निम्न मूल अधिकारों में से कौन सा एक मूल अधिकार है जो कि भारतीय नागरिकों को तो उपलब्ध है पर भारत में रहने वाले विदेशियों को नहीं है? कौन सा वो अधिकार है जो केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त है, लेकिन यदि कोई भारत में विदेशी नागरिक रह रहा है तो उसको वो अधिकार प्राप्त नहीं है? कौन सा अनुच्छेद है? करेक्ट आंसर हो जाएगा वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। और वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता किसको प्राप्त किस अनुच्छेद में दी गई है? तो अनुच्छेद 19 में दी गई है। तो जो अनुच्छेद 19 है ये केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त है, ठीक है। भारत में रहने वाले विदेशियों को ये अनुच्छेद प्राप्त नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है? तो भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का जो अधिकार है अभी बता चुका हूँ किस में दिया गया है, अनुच्छेद 19 में दिया गया है। नेक्स्ट, निजी भवनों के ऊपर राष्ट्रध्वज फहराने का अधिकार संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो निजी भवनों के ऊपर यदि आपको राष्ट्रध्वज फहराना है तो ये जो है ये अनुच्छेद 19(1) के का में दिया गया है, ठीक है। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी अपराध में अभियुक्त को स्वयं के विरुद्ध गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। ये प्रावधान किस अनुच्छेद में किया गया है? देखिए, कोई अभियुक्त है, कोई व्यक्ति है, वो आरोपी बन गया है, अभियुक्त बन गया है, उसके खिलाफ कोई केस चल रहा है, तो उसको ऐसा नहीं कि दे पिटाई तुम खुद के खिलाफ बोलो कि हाँ मैंने ये अपराध किया है, ठीक है, उसको आप बाध्य नहीं कर सकते हैं। किस अनुच्छेद के तहत? अनुच्छेद 20 के 3 में ये प्रावधान किया गया है।
ए ऑप्शन सही हो जाएगा। संविधान का कौन सा अनुच्छेद जीने के अधिकार यानी कि प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण करता है? तो अनुच्छेद 21 जो है ये प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण करता है। नेक्स्ट है किस अनुच्छेद के तहत 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को किसी कारखाने, खदान या फिर खतरनाक रोजगार में काम करने के लिए नियोजित नहीं किया जाएगा? तो दोस्तों अनुच्छेद 24 के तहत जो 14 वर्ष से कम आयु के बच्चे होते हैं उनको आप कारखानों में, खदानों में या फिर जोखिम भरे किसी भी रोजगार में संलिप्त नहीं कर सकते हैं, नियोजित नहीं कर सकते हैं। बताइए संविधान के किस अनुच्छेदों के द्वारा जो सिख होते हैं ना, सिखों के द्वारा कृपाण धारण करना धार्मिक स्वतंत्रता का अंग माना गया है? तो देखिए सिखों के लिए जो कृपाण होता है, ठीक है, और जो चूड़ा होता है ये धारण करना धार्मिक स्वतंत्रता का अंग माना गया है अनुच्छेद 25 के तहत में। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। ये क्वेश्चन रिपीट हुए हैं, ध्यान रखना इनको बहुत अच्छे से। नेक्स्ट है भारतीय नागरिकों को किस अनुच्छेद के तहत अपनी भाषा, लिपि और संस्कृति को संरक्षित करने का अधिकार है? तो भारतीय नागरिकों के पास में अधिकार है कि वो अपनी भाषा, लिपि और संस्कृति को संरक्षित कर सकते हैं। ठीक है, किस आर्टिकल में? आर्टिकल 29 में। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है संविधान का कौन सा अनुच्छेद संवैधानिक उपचारों का अधिकार प्रदान करता है? संवैधानिक उपचारों का अधिकार, इसको आपको समझना होगा। देखिए दोस्तों, जो आपके मूल अधिकार हैं, यदि आपके मूल अधिकारों का हनन हो रहा है तो आप उसके उपचार के लिए सुप्रीम कोर्ट की शरण ले सकते हैं। ठीक है, ये होता है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ठीक है, और ये आपको किस अनुच्छेद के तहत प्रदान किया गया है? अनुच्छेद 32 के तहत प्रदान किया गया है। आपके मूल अधिकारों का हनन होगा तो आप अनुच्छेद 32 के तहत कहाँ जाएंगे? सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। लेकिन यदि आपको हाई कोर्ट जाना है तो आप अनुच्छेद 226 के तहत हाई कोर्ट जाएंगे। आपके मूल अधिकारों के हनन होने पर आप हाई कोर्ट भी जा सकते हैं अनुच्छेद 226 के तहत, और सुप्रीम कोर्ट भी जा सकते हैं अनुच्छेद 32 के तहत। और याद रखना दोस्तों, संवैधानिक उपचारों के अधिकार को डॉक्टर साहब बी आर अम्बेडकर ने क्या कहा है? तो अम्बेडकर साहब ने भारतीय संविधान का हृदय कहा है किसको? संवैधानिक उपचारों के अधिकार को। ओके, भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों को किस समिति की सिफारिशों पर जोड़ा गया? तो जो हमारा मूल संविधान था ना, उसमें मूल कर्तव्यों का वर्णन नहीं किया गया था। ठीक है, इसको जोड़ा गया है किस समिति की सिफारिशों पर? स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिशों पर। आइए हम डिटेल से समझ लेते हैं। मूल संविधान में मौलिक कर्तव्यों का कोई प्रावधान नहीं था। फिर भारतीय संविधान में स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिशों पर 42वां संविधान संशोधन होता है 1976 में, और एक नया भाग जोड़ा जाता है भाग 4 का, और एक अनुच्छेद जोड़ा जाता है अनुच्छेद 51 का। ठीक है, और ये जोड़कर नागरिकों के लिए 10 मौलिक कर्तव्यों का समावेश किया जाता है। 10 मौलिक कर्तव्यों का समावेश किया जाता है, लेकिन वर्तमान में तो 11 मूल कर्तव्य हैं। ठीक है, जो 11वां मूल कर्तव्य है ये कौन सा है? तो ये कहाँ से आ गया? ये 86वां संविधान संशोधन हुआ 2002, और इसके द्वारा 11वां मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया, और इसमें वर्णन किया गया है कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों के माता पिता और प्रतिपालक उन्हें शिक्षा के अवसर प्रदान करेंगे। नेक्स्ट है मौलिक कर्तव्यों का प्रावधान संविधान के किस भाग में है? तो मैंने अभी बताया कि मूल संविधान में कहीं पर भी प्रावधान नहीं था। ठीक है, लेकिन फिर स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिशों पर भाग 4 का जोड़ा गया और अनुच्छेद 51 का जोड़ा गया। ठीक है, और यहीं पर जो 11 मूल कर्तव्य हैं इनको सूचीबद्ध किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस अनुच्छेद के तहत कहा गया है कि प्रत्येक नागरिक चाहे वो स्त्री हो या पुरुष हो समान कार्य के लिए समान वेतन मिलेगा? किस अनुच्छेद में कहा गया है? अनुच्छेद 39 में। नेक्स्ट है किस अनुच्छेद में ग्राम पंचायतों के गठन का प्रावधान किया गया है? काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो अनुच्छेद 40 में ग्राम पंचायतों के गठन का प्रावधान किया गया है। बताइए कि संविधान के किस अनुच्छेद में मजदूरी और कुटीर उद्योग को प्रोत्साहन करने के बारे में बताया गया है? करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों अनुच्छेद 43 में बताया गया है। नेक्स्ट है नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता का उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया है? करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों अनुच्छेद 44। ये क्वेश्चन महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा निम्न में से कौन सा अनुच्छेद कृषि और पशुपालन के संगठन से संबंधित है? तो कृषि और पशुपालन के संगठन से संबंधित है अनुच्छेद कौन सा? अनुच्छेद 48। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अनुच्छेद 48 के अनुसार राज्य कृषि और पशुपालन को आधुनिक
और वैज्ञानिक तरीकों से संगठित करने का प्रयास करेगा। ठीक है, और जो गाय बछड़े होते हैं, पशु होते हैं, उनका वध हो जाता है तो उन पर प्रतिबंध लगाने का प्रयास करेगा राज्य। ठीक है, ये अनुच्छेद 48 बताता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के प्रत्येक नागरिक का ये कर्तव्य होगा कि प्राकृतिक पर्यावरण का संरक्षण एवं सुधार करे। तो ये किस अनुच्छेद में वर्णित है? करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों अनुच्छेद 48A में ये वर्णन किया गया है। ठीक है, और देखिए जो अभी हम अनुच्छेद पढ़ रहे हैं, अनुच्छेद 36 से लगाकर अनुच्छेद 51 तक। ठीक है, ये भाग 4 में दिए गए हैं। ठीक है, और ये नीति निर्देशक तत्व हैं। आपसे पूछा जाएगा नीति निर्देशक तत्वों का प्रावधान कहाँ पर किया गया है, तो भाग 4 में और अनुच्छेद 36 से लगाकर 51 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद में महत्वपूर्ण स्थानों और वस्तुओं के संरक्षण के बारे में बताया गया है? करेक्ट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 49 में। नेक्स्ट है, संविधान के किस अनुच्छेद में कार्यपालिका और न्यायपालिका के कार्यों के विभाजन के बारे में बताया गया है? कार्यपालिका और न्यायपालिका के कार्यों के विभाजन के बारे में बताया गया है अनुच्छेद 50 में। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट, संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत की विदेश नीति से संबंधित है? तो विदेश नीति से संबंधित है अनुच्छेद 51। ठीक है, अनुच्छेद 51 जो है इसमें अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा से संबंधित है। और अनुच्छेद 51 का तो आपको पता ही है क्या है, 51 का में मूल कर्तव्य है। ठीक है, नेक्स्ट, किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति की नियुक्ति का वर्णन किया गया है? राष्ट्रपति की नियुक्ति का जो वर्णन है अनुच्छेद 52 में किया गया है। 53 में क्या कहा गया है? संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी। और 54 में क्या कहा गया है? राष्ट्रपति के चुनाव के बारे में बताया गया है। 61 में क्या है? तो 61 में राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग की प्रक्रिया का प्रावधान किया गया है। नेक्स्ट है, संविधान के किस अनुच्छेद में बताया गया है कि संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी? अभी बता चुका हूं, बताइए। अनुच्छेद 53 में कहा गया है कि संघ की कार्यपालिका शक्ति किस में निहित होगी? राष्ट्रपति में। नेक्स्ट है, संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल के बारे में बताया गया है? जो राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल हैं अनुच्छेद 54 में बताया गया है। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधी पद्धतियों के बारे में बताया गया है? तो राष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधी पद्धतियों के बारे में बताया गया है अनुच्छेद 55 में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति के कार्यकाल का उल्लेख है? तो कार्यकाल का उल्लेख किया गया है अनुच्छेद 56 में। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। और हम बात करें कि संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति के पुनर्निर्वाचन की पात्रता के बारे में बताया गया है? तो अनुच्छेद 57 में बताया गया है। नेक्स्ट, संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति बनने के लिए योग्यताओं के बारे में बताया गया है? तो योग्यताओं के बारे में बताया गया है अनुच्छेद 58 में। ओके, नेक्स्ट है, राष्ट्रपति पद के लिए शर्तें दी गई हैं। ठीक है, तो राष्ट्रपति पद के लिए शर्तों के बारे में कौन सा अनुच्छेद बताता है? करेक्ट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 59। नेक्स्ट, संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति द्वारा शपथ का उल्लेख किया गया है? करेक्ट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 60 में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति पर महाभियोग संबंधी प्रावधान किए गए हैं? तो राष्ट्रपति पर महाभियोग संबंधी प्रावधान जो है ये अनुच्छेद 61 में किए गए हैं। ठीक है, नेक्स्ट है, संविधान के किस अनुच्छेद में उपराष्ट्रपति के पद का उल्लेख किया गया है? अब देखिए, उपराष्ट्रपति की हम बात करें तो उपराष्ट्रपति समझो आप, अनुच्छेद 63 से अनुच्छेद 73 तक जो है ये उपराष्ट्रपति से संबंधित प्रावधान करता है। ठीक है, तो आंसर लगाइए, उपराष्ट्रपति के पद का उल्लेख कहाँ पर किया गया होगा? अनुच्छेद 63 में किया गया होगा। आप ऑप्शन से सही आंसर तक जा सकते हैं, केवल 63 से 73 याद रखना है उपराष्ट्रपति के संबंध में। ओके, संविधान के किस अनुच्छेद में बताया गया है कि भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होगा? तो देखिए, जो उपराष्ट्रपति है ये राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। ठीक है, ये उल्लेख किया गया है अनुच्छेद 64 में। नेक्स्ट है, आकस्मिक स्थिति में या फिर राष्ट्रपति नहीं होने की स्थिति में उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के तौर पर कार्य करेंगे, ये किस अनुच्छेद में बताया गया है? तो कई सारी स्थिति ऐसी हो जाती हैं, या राष्ट्रपति का निधन हो जाता है, राष्ट्रपति त्याग पत्र दे देते हैं, या कई स्थिति बन जाती हैं कि उपराष्ट्रपति जो हैं ये राष्ट्रपति के तौर पर काम करेंगे। ये प्रावधान किस अनुच्छेद में किया गया है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 65 में। नेक्स्ट, संविधान के किस अनुच्छेद में प्रावधान है कि मंत्रिमंडल सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होंगे? तो ये प्रावधान किया गया है अनुच्छेद 75 में।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद में भारत के महान्यायवादी के बारे में बताया गया है? तो महान्यायवादी यानी कि अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया के बारे में बताया गया है आर्टिकल 76 में, ठीक है। और महान्यायवादी की यदि हम बात करें तो ये कौन होता है? देश का सबसे बड़ा विधि अधिकारी होता है या फिर केंद्र सरकार का सबसे बड़ा वकील होता है, ठीक है। इसी क्रम में पूछा जाएगा कि किसी राज्य का प्रथम विधि अधिकारी कौन होता है? देखिए, हमने पढ़ा कि केंद्र सरकार का सबसे बड़ा विधि अधिकारी होता है महान्यायवादी यानी कि अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, और राज्य सरकार का सबसे बड़ा विधि अधिकारी होता है कौन? महाधिवक्ता। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। और महाधिवक्ता की यदि हम बात करें तो इसका प्रावधान किस अनुच्छेद में किया गया है? अनुच्छेद 165 में किया गया है। अनुच्छेद जरूर याद रखना है क्योंकि हम महत्वपूर्ण अनुच्छेद ही पढ़ रहे हैं। जम्मू और कश्मीर से संबंधित किस अनुच्छेद को निरस्त कर दिया गया है? तो अनुच्छेद 370 था जम्मू और कश्मीर से संबंधित, ये निरस्त हो गया है। नेक्स्ट है, अनुच्छेद 72 के अनुसार किसे सजा माफ करने या फिर सजा में हेरफेर करने की शक्ति दी गई है? तो अनुच्छेद 72 किससे संबंधित है? भारत के राष्ट्रपति की जो क्षमादान संबंधी शक्तियां हैं ना, उनसे संबंधित है। और राष्ट्रपति क्या कर सकते हैं इसमें, आइए डिटेल से जान लेते हैं। तो अनुच्छेद 72 जो है ये राष्ट्रपति को क्षमादान संबंधी शक्तियां प्रदान करता है, ठीक है। राष्ट्रपति किसी व्यक्ति की फांसी की सजा को उम्र कैद में बदल सकते हैं या फिर उम्र कैद की सजा हुई है किसी व्यक्ति को तो उस सजा को माफ़ कर सकते हैं या फिर कम कर सकते हैं। इसी प्रकार का एक अनुच्छेद होता है अनुच्छेद 161, और ये अनुच्छेद राज्यपाल को क्षमादान संबंधी शक्तियां प्रदान करता है। इसके अनुसार राज्यपाल किसी भी सजा को माफ़ कर सकते हैं या फिर सजा में कमी कर सकते हैं। लेकिन याद रखना, राज्यपाल की क्षमादान संबंधी शक्तियां और राष्ट्रपति की क्षमादान संबंधी शक्तियां दोनों में अंतर क्या होता है? राज्यपाल मृत्युदंड या फिर कोर्ट मार्शल या जिसको हम सैन्य अदालत बोलते हैं, तो मृत्युदंड और कोर्ट मार्शल के तहत यदि किसी व्यक्ति को सजा दी गई है तो उनको राज्यपाल माफ़ नहीं कर सकता, उनको केवल राष्ट्रपति माफ कर सकता है। संविधान के किस अनुच्छेद में संसद के गठन का उल्लेख है? तो संसद के गठन का उल्लेख है आर्टिकल 79 में। इसी क्रम में आपसे पूछा जाएगा राज्यसभा के गठन का उल्लेख कहाँ है? तो राज्यसभा के गठन का उल्लेख है आर्टिकल 80 में। और आपसे पूछा जाएगा कि लोकसभा के गठन का उल्लेख कहाँ पर मिलेगा? तो आर्टिकल 81 में। तीनों को हमें याद रखना है सरल भाषा में, ठीक है। तो एक शब्द याद रखना है आपको, सरल। सात से आपका क्या बन जाएगा? संसद बन जाएगा, संसद का उल्लेख है 79 में। रा से आपका क्या बन जाएगा? राज्यसभा, इसका उल्लेख है आर्टिकल 80 में। ला से आपका क्या बन जाएगा? लोकसभा, और इसका उल्लेख किया गया है आर्टिकल 81 में। बढ़ते क्रम में 79, 80 और 81, केवल सरल शब्द आपको याद रखना है। नेक्स्ट, आपातकाल के दौरान लोकसभा का कार्यकाल एक बार में 1 वर्ष तक बढ़ाने का अधिकार संसद को है, ठीक है। ये किस अनुच्छेद में बताया गया है? तो देखिए, लोकसभा का कार्यकाल जो है एक बार में 1 वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकता है, ये अधिकार संसद को प्राप्त है, और ये बताया गया है अनुच्छेद 83 में। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति लोकसभा को भंग कर सकता है? राष्ट्रपति लोकसभा को भंग कर सकता है, लेकिन किस अनुच्छेद के तहत? अनुच्छेद 85 के तहत। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में ये उल्लेख किया गया है कि लोकसभा में एक अध्यक्ष होगा और एक उपाध्यक्ष होगा? तो ये उल्लेख किया गया है अनुच्छेद 93 में। नेक्स्ट है, किस अनुच्छेद के अनुसार पक्ष एवं विपक्ष के मत बराबर होने पर लोकसभा अध्यक्ष अपने निर्णायक मत यानी कि कास्टिंग वोट का प्रयोग कर सकता है? तो देखो दोस्तों, यदि किसी मुद्दे को लेकर, किसी विषय को लेकर पक्ष और विपक्ष दोनों के मत बराबर हैं, वोट बराबर हैं, तो लोकसभा अध्यक्ष अपने निर्णायक मत यानी कि कास्टिंग वोट का प्रयोग कर सकता है अनुच्छेद 100 के तहत, ठीक है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में। नेक्स्ट है, राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के अंतर्गत लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक बुला सकता है? तो देखिए, राष्ट्रपति जो हैं ये लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक बुला सकते हैं। किस अनुच्छेद के अंतर्गत? करेक्ट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 108 के अंतर्गत। लेकिन आपको याद रखना है दोस्तों कि लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक तो राष्ट्रपति बुलाते हैं, लेकिन इस बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? तो इस बैठक की अध्यक्षता करता है लोकसभा का अध्यक्ष। याद रखना, बुलाता है राष्ट्रपति, अध्यक्षता करता है कौन? लोकसभा का अध्यक्ष। और भारत में अब तक केवल 3 बार संसद की संयुक्त बैठक बुलाई गई है, ठीक है। इसको भी आप याद रखेंगे। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार धन विधेयक को राज्यसभा में पेश नहीं किया जाएगा? तो धन विधेयक को राज्यसभा में पेश नहीं किया जाएगा, ये दिया गया है अनुच्छेद 109 में। और इसी क्रम में आपसे पूछा जाएगा कि धन विधेयक को किस अनुच्छेद में परिभाषित किया गया है? तो धन विधेयक को 110 अनुच्छेद में परिभाषित किया गया है,
ठीक है, बताइए किस अनुच्छेद के तहत संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित विधेयक को राष्ट्रपति की अनुमति के लिए भेजा जाता है? तो दोस्तों अनुच्छेद 111 के तहत संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित किसी विधेयक को राष्ट्रपति की अनुमति के लिए भेजा जाता है। इसी क्रम में नेक्स्ट है, किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति जेवी वीटो शक्ति का प्रयोग करता है? तो राष्ट्रपति के पास जेवी वीटो शक्ति होती है और ये अनुच्छेद 111 के तहत ही इस शक्ति का प्रयोग करता है। नेक्स्ट, संविधान में किस शब्द का उल्लेख नहीं है? तो भारत के संविधान में कहीं पर भी बजट शब्द का प्रयोग नहीं है। ठीक है, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। देखिए दोस्तों, भारतीय संविधान का अनुच्छेद है अनुच्छेद 112 और अनुच्छेद 112 में वार्षिक वित्तीय विवरण यानी कि एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट का उल्लेख तो मिलता है और इसी को क्या कहा जाता है? इसी को सामान्यतः बजट कहा जाता है, लेकिन संविधान में बजट शब्द का उल्लेख कहीं पर भी नहीं मिलता। ठीक है, एक और अनुच्छेद है अनुच्छेद 112 और इसमें विनियोग विधेयक को परिभाषित किया गया है। ठीक है, तो याद रखना अनुच्छेद 112 में वार्षिक वित्तीय विवरण का उल्लेख मिलता है और इसी को बजट कहा जाता है, लेकिन बजट शब्द का उल्लेख कहीं पर भी नहीं मिलता है। संविधान के किस अनुच्छेद में संसद में प्रयोग की जाने वाली भाषा हिंदी या अंग्रेजी के बारे में बताया गया है? तो संसद में प्रयोग किए जाने वाली भाषा जो है क्या होगी? या तो हिंदी होगी या अंग्रेजी, ये बताया गया है अनुच्छेद 120 में। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। सर्वोच्च न्यायालय के गठन का वर्णन किस अनुच्छेद में किया गया है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है और करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट के गठन का जो प्रावधान है ये अनुच्छेद 124 में दिया गया है। ठीक है, और इसी क्रम में आपसे पूछा जाएगा कि किस अनुच्छेद के तहत सभी राज्यों के लिए उच्च न्यायालय की व्यवस्था की गई है? तो देखिए, अभी हमने सुप्रीम कोर्ट पढ़ा, अनुच्छेद 124 में सुप्रीम कोर्ट का मतलब सुप्रीम कोर्ट के गठन का प्रावधान किया गया है। और एक और अनुच्छेद है अनुच्छेद 214, कितना? 214। ठीक है, और इसमें राज्यों के हाई कोर्ट की व्यवस्था करी गई है। ठीक है, तो याद रखना 214 में हाई कोर्ट और 124 में क्या है? तो 124 में है सुप्रीम कोर्ट। और इसी क्रम में एक और क्वेश्चन पूछा जाएगा कि संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अधीनस्थ न्यायालय या फिर जिला न्यायालय का प्रावधान किया गया है? तो अधीनस्थ न्यायालय या फिर जिला न्यायालय का प्रावधान किया गया है अनुच्छेद 233 में। ठीक है, तो हमने 3 आर्टिकल पढ़े हैं। सुप्रीम कोर्ट के लिए हमने पढ़ा अनुच्छेद 124, राज्यों के हाई कोर्ट के लिए हमने पढ़ा अनुच्छेद 214 और अधीनस्थ न्यायालय या फिर जिला न्यायालय, क्या अधीनस्थ न्यायालय या फिर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के लिए हमने क्या पढ़ा? अनुच्छेद 233। ठीक है, तो ये 3 आर्टिकल आपको याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस अनुच्छेद के तहत उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन एवं भत्ते संबंधी प्रावधान दिया गया है? तो जो हाई कोर्ट के न्यायाधीश होते हैं उनके वेतन और भत्ते संबंधी प्रावधान किया गया है अनुच्छेद 125 में। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, किस अनुच्छेद के तहत उच्चतम न्यायालय को पुनर्अवलोकन यानी कि रिव्यू की शक्ति दी गई है? तो उच्चतम न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट को रिव्यू की शक्ति प्रदान करता है अनुच्छेद 137। ठीक है, नेक्स्ट है, राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय से किस अनुच्छेद के तहत सलाह ले सकता है? ये कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो राष्ट्रपति जो हैं ये सर्वोच्च न्यायालय से सलाह ले सकते हैं अनुच्छेद 143 के तहत, लेकिन सर्वोच्च न्यायालय राष्ट्रपति को सलाह देगा कि नहीं देगा, ये सर्वोच्च न्यायालय का स्वविवेक है। उसको लगता है कि हमें सलाह देना चाहिए तो वो राष्ट्रपति को सलाह देगा, नहीं लगता है तो नहीं देगा। मतलब सुप्रीम कोर्ट बाध्य नहीं है सलाह देने के लिए, लेकिन राष्ट्रपति के पास में ये शक्ति है कि वो सुप्रीम कोर्ट की सलाह ले सकता है। ठीक है, इसको हम कैसे समझ सकते हैं? तो देखिए, अनुच्छेद 143 के तहत में राष्ट्रपति को ये शक्ति होती है और अनुच्छेद 143 डिकोड करता है आई लव यू को। ठीक है, और जब कोई प्रेमी या फिर प्रेमिका किसी को प्रपोज करता है, ठीक है, किसी को प्रपोज करता है और बोलता है आई लव यू, ठीक है, मतलब वो अपना प्रस्ताव रख रहा है अपने दूसरे के सामने। ठीक है, यदि आपकी इच्छा है तो आप उसका प्रपोजल एक्सेप्ट कीजिए, अगर नहीं है तो नहीं कीजिए। इसी प्रकार से जो राष्ट्रपति हैं वो सुप्रीम कोर्ट से कह रहे हैं कि हमारे पास तो ये अधिकार है, हम आपसे सलाह ले सकते हैं। यदि आपको सलाह देना है तो आप दीजिए, नहीं देना है तो नहीं दीजिए। ठीक है, तो ये अनुच्छेद 143 है, इसको याद रखना क्योंकि पूछा जाता है। मैंने लॉजिक भी बता दिया है, अब आप इसको पूरी जिंदगी नहीं भूलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान का कौन सा वो अनुच्छेद है जिसमें भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक यानी कि सीएजी के एक स्वतंत्र कार्यकाल का प्रावधान करता है? तो दोस्तों सीएजी के बारे में किस अनुच्छेद में बताया गया है? अनुच्छेद 148 में। ठीक है,
बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। राष्ट्रपति राज्यपाल की नियुक्ति करता है, ये किस अनुच्छेद में बताया गया है? करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों अनुच्छेद 155 में बताया गया है। नेक्स्ट, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में मुख्यमंत्रियों के कार्यों को परिभाषित किया गया है? तो दोस्तों अनुच्छेद 167 में मुख्यमंत्रियों के कार्यों को परिभाषित किया गया है। नेक्स्ट है, राज्यों के लिए विधान परिषद का उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया? तो विधान परिषद का उल्लेख मिलता है अनुच्छेद 169 में। 3 अनुच्छेद हैं, 3 अनुच्छेद को एक साथ याद रखना है। एक अनुच्छेद है अनुच्छेद 168 और इसके अनुसार प्रत्येक राज्य में एक विधानमंडल होगा, ठीक है। और अनुच्छेद 169 में क्या है? तो राज्यों में विधान परिषद की रचना और विधान परिषद की समाप्ति दी गई है। किस चीज़ की? विधान परिषद की रचना और इसकी समाप्ति के बारे में बताया गया है। और अनुच्छेद 170 में क्या है? तो इसमें विधानसभा की संरचना का वर्णन दिया गया है, ठीक है। तो तीनों क्रम से याद रखना है, बढ़ते क्रम में 168, 169 और 170। नेक्स्ट है, विधान परिषदों के गठन के बारे में प्रावधान किस अनुच्छेद के तहत किया गया? तो मैं अभी बता चुका हूं, अनुच्छेद 169 में विधान परिषदों के गठन के बारे में प्रावधान किया गया है। राज्यपाल अध्यादेश जारी कर सकता है, ये कौन सा अनुच्छेद उपबंधित करता है? तो राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने की जो शक्ति है ये अनुच्छेद 213 में दी गई है। यहाँ से 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति किस अनुच्छेद में है? 213 में। और एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति किस अनुच्छेद में है? तो राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकते हैं अनुच्छेद 123 में। इसको आप जरूर याद रखना है, राष्ट्रपति की अध्यादेश जारी करने की शक्ति है अनुच्छेद 123 में। नेक्स्ट है, किस अनुच्छेद के तहत यह उपबंध किया गया है कि प्रत्येक राज्य के लिए एक उच्च न्यायालय होगा? तो ये उपबंध किया गया है अनुच्छेद 214 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान का कौन सा अनुच्छेद प्रत्येक राज्य के लिए उच्च न्यायालय को अभिलेख न्यायालय घोषित करता है? तो प्रत्येक राज्य के उच्च न्यायालय को अभिलेख न्यायालय घोषित करता है अनुच्छेद 215। नेक्स्ट है, उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति संबंधी प्रावधान किस अनुच्छेद में किया गया है? करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों अनुच्छेद 217 में। नेक्स्ट है, संविधान का कौन सा अनुच्छेद पंचायती राज्य को परिभाषित करता है? ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो पंचायती राज को अनुच्छेद 243 परिभाषित करता है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद को अंतर्राष्ट्रीय समझौतों पर कानून बनाने की शक्ति प्रदान करता है? तो संसद को अंतर्राष्ट्रीय समझौतों पर कानून बनाने की शक्ति प्रदान करता है अनुच्छेद 253। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत केंद्र सरकार राज्य सरकारों को निर्देश दे सकती हैं? तो केंद्र सरकार राज्य सरकारों को निर्देश दे सकती हैं अनुच्छेद 256 के तहत। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट, आकस्मिक निधि के बारे में प्रावधान किस अनुच्छेद में किया गया है? आकस्मिक निधि का जो प्रावधान है ये अनुच्छेद 267 में किया गया है। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा 101वें संविधान संशोधन अधिनियम 2016 के द्वारा कौन सा अनुच्छेद जोड़ा गया? करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों अनुच्छेद 279 का जोड़ा गया, ठीक है। और ये अनुच्छेद जोड़ा गया 101वें संविधान संशोधन के द्वारा, ठीक है। और अनुच्छेद 279 का इसमें किस चीज़ का प्रावधान किया गया है? तो दोस्तों इसमें जीएसटी काउंसिल का प्रावधान किया गया है, याद रखना जीएसटी काउंसिल का प्रावधान किया गया है अनुच्छेद 279 का में, ठीक है। नेक्स्ट वन की हम बात करें तो वित्त आयोग की स्थापना किस अनुच्छेद के तहत की गई थी? करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों अनुच्छेद 280 के तहत, ठीक है। और वित्त आयोग की स्थापना कब की गई थी? 1951 में अनुच्छेद 280 के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा में एंग्लो इंडियन समुदाय के प्रतिनिधित्व के लिए प्रावधान किस अनुच्छेद में किया गया था? तो देखिए दोस्तों अनुच्छेद 331 के तहत लोकसभा में एंग्लो इंडियन समुदाय के सदस्यों को नॉमिनेट करने की जो शक्ति है ये राष्ट्रपति के पास में होती थी। राष्ट्रपति 2 एंग्लो इंडियन सदस्यों को नॉमिनेट करते थे लोकसभा में, ठीक है। लेकिन ये जो प्रोसेस है इसको अब खत्म कर दिया गया है, ठीक है। अब ये जो 2 नॉमिनेट होते थे एंग्लो इंडियन लोकसभा में अब ये नहीं होंगे। नेक्स्ट है, संघ तथा राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग के गठन का प्रावधान किस अनुच्छेद में किया गया? तो लोक सेवा आयोग के गठन का प्रावधान अनुच्छेद 315 में किया गया है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत चुनाव आयोग के बारे में बताया गया है? तो चुनाव आयोग के बारे में बताया गया है अनुच्छेद 324 में। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। और चुनाव आयोग के प्रमुख की नियुक्ति
भारत के राष्ट्रपति के द्वारा करी जाती है। मतलब जितने भी महत्वपूर्ण अनुच्छेद हैं दोस्तों, उन सभी को आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, यहाँ से बाहर जो क्वेश्चन है वो एग्जाम में पूछा ही नहीं जाएगा। नेक्स्ट वन की यदि हम बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार का प्रावधान किया गया है? तो सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार का प्रावधान जो है ये अनुच्छेद 326 में किया गया है। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, 61वें संविधान संशोधन 1989 द्वारा वयस्क मताधिकार की आयु 21 से 18 वर्ष कर दी गई। ठीक है, तो बताना है कि वयस्क मताधिकार की आयु किस अनुच्छेद में वर्णित है? करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों अनुच्छेद 326 में। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में लोकसभा में एससी और एसटी के लिए आरक्षण का प्रावधान किया गया है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों अनुच्छेद 330 में लोकसभा में एससी और एसटी के लिए आरक्षण का प्रावधान किया गया है। ठीक है, बताइए संविधान के किस अनुच्छेद के तहत पिछड़ा वर्ग आयोग गठित करने की शक्ति राष्ट्रपति को दी गई है? करेक्ट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 340 के तहत में। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, किस अनुच्छेद में यह प्रावधान किया गया है कि संघ की राजभाषा हिंदी होगी तथा लिपि देवनागरी होगी? तो ये प्रावधान किया गया है अनुच्छेद 343 में। ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट है, हिंदी भाषा के विकास को सुनिश्चित करने के लिए केंद्र सरकार किस अनुच्छेद के तहत राज्यों को निर्देश दे सकती हैं? तो हिंदी भाषा के विकास के लिए जो केंद्र सरकार है वो राज्यों को निर्देश दे सकती हैं अनुच्छेद 351 के तहत। वी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। किस अनुच्छेद के द्वारा राष्ट्रपति द्वारा राज्यों में राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है? तो राष्ट्रपति राज्यों में राष्ट्रपति शासन लगा सकते हैं अनुच्छेद 356 के तहत। वी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। देखिए राष्ट्रपति को आपातकालीन शक्तियां प्रदान करी गई हैं। ठीक है, तो एक है अनुच्छेद 352 और इसके तहत राष्ट्रपति देश में युद्ध या फिर बाह्य आक्रमण की स्थिति में राष्ट्रीय आपातकाल लगा सकते हैं। ठीक है, और अब तक राष्ट्रीय आपातकाल भारत में कितनी बार लगा है? 3 बार लगा है। ठीक है, ये पूछा जाता है कितनी बार लगा है? 3 बार। और अनुच्छेद 356 की यदि हम बात करें तो इसके तहत राष्ट्रपति राज्यों में राष्ट्रपति शासन लगा सकते हैं। ठीक है, और अनुच्छेद 360 के तहत राष्ट्रपति देश में आर्थिक संकट की स्थिति यदि बन जाए तो वित्तीय आपातकाल भी लगा सकते हैं। ठीक है, और अभी तक वित्तीय आपातकाल भारत में एक बार भी नहीं लगा है। मतलब ये बहुत अच्छी बात है। हाँ, एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारतीय संविधान में ऐसा कौन सा अनुच्छेद है जिसका आज तक प्रयोग नहीं हुआ? तो अनुच्छेद 360 है। ठीक है, वित्तीय आपातकाल के बारे में बताया गया है 360 में, तो इसका प्रयोग आज तक नहीं हुआ है और हम भगवान से यही प्रे करेंगे कि इसका प्रयोग कभी ना हो। ओके, नेक्स्ट, संविधान में केवल एक बार मंत्रिमंडल यानी कि कैबिनेट शब्द का प्रयोग हुआ है और वह कहाँ पर हुआ है? तो केवल एक बार मंत्रिमंडल शब्द का प्रयोग हुआ है संविधान में और ये हुआ है अनुच्छेद 352 में। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आइए हम समझ लेते हैं। तो देखिए जो अनुच्छेद 352 है ना, इसमें राष्ट्रीय आपात की उद्घोषणा वर्णित की गई है। ठीक है, यानी कि राष्ट्रीय आपातकाल लगा सकते हैं कौन? राष्ट्रपति। ठीक है, और लेकिन 44वां संविधान संशोधन हुआ 1978 में और ये कहा गया कि राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा तभी करेगा जब मंत्रिमंडल इस आशय से लिखित में सूचना देगा। ठीक है, तो केवल यहाँ पर मंत्रिमंडल शब्द का उल्लेख किया गया है, बाकी पूरे संविधान में कहीं पर भी मंत्रिमंडल शब्द का उल्लेख नहीं है। ठीक है, संविधान के किस अनुच्छेद में आपातकाल के दौरान भाग 3 पर निलंबन के बारे में बताया गया है? तो आपातकाल के दौरान भाग 3 पर निलंबन के बारे में बताया गया है अनुच्छेद 359 में। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्न में से भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद का उपयोग अभी तक नहीं हुआ? तो देखिए अभी तक किस अनुच्छेद का प्रयोग नहीं हुआ है? अनुच्छेद 360 का। ठीक है, मैंने अभी आपको बताया था कि जो वित्तीय आपातकाल है ये अभी तक नहीं लगा है। ठीक है, और वित्तीय आपातकाल अनुच्छेद 360 में दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति को परिभाषित करता है? तो अनुच्छेद 366 जो है ये अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति को परिभाषित करता है। संसद को संविधान संशोधन का अधिकार किस अनुच्छेद के अंतर्गत दिया गया है? तो संविधान में यदि कोई संशोधन करना है तो ये अधिकार किसको है? संसद को है। ठीक है, और ये किस अनुच्छेद में दिया गया है? अनुच्छेद 368 में दिया गया है। और संविधान संशोधन करने की प्रक्रिया कहाँ से ली गई है? तो दक्षिण अफ्रीका के संविधान से ली गई है, संविधान में संशोधन करने की प्रक्रिया।
भारतीय संविधान में शामिल है। क्या शामिल है भारतीय संविधान में? तो 395 अनुच्छेद, 22 भाग और 12 अनुसूचियां शामिल हैं भारतीय संविधान में। ठीक है, देखिए दोस्तों, यहाँ पर हमने महत्वपूर्ण अनुच्छेद से रिलेटेड 107 क्वेश्चन को डिस्कस किया है। आई होप आपको इन क्वेश्चन का कलेक्शन, मेरे पढ़ाने का तरीका और कंटेंट की क्वालिटी ज़रूर अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है ना? इसी प्रकार से आप करंट अफेयर्स को, स्टैटिक जीके को और साइंस को पढ़ना चाहते हैं, आपका एग्जाम नज़दीक है, आपके पास तैयारी करने के लिए बिल्कुल कम समय है और आप कम समय में केवल सिलेक्टेड और बेस्ट कंटेंट को पढ़ना चाहते हैं, सिलेक्शन लेना चाहते हैं एग्जाम में, तो आप हमारी इन सारी ई बुक्स को परचेस कर सकते हैं। इन सारी ई बुक्स का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इन सारी ई बुक में बेस्ट कंटेंट रखा है आपके बहादुर सर ने। ठीक है, एक क्वेश्चन है आपको छोड़कर जा रहा हूं एज अ टेस्ट, इसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना है, ताकि मुझे भी लगे कि जो मेरे स्टूडेंट हैं वो कितने अच्छे से वीडियो को देखते हैं, कितने अच्छे से तैयारी करते हैं। तो बताइए, भारतीय संविधान का वो कौन सा अनुच्छेद है जहां पर सार्वजनिक रोजगार में सभी नागरिकों के लिए समान अवसर प्रदान किया गया है? ठीक है, बताइए। 4 ऑप्शन आप लोगों के लिए दिए गए हैं। ठीक है, तो थैंक यू दोस्तों, आपको वीडियो ज़रूर अच्छा लगा होगा, मेरी मेहनत ज़रूर अच्छी लगी होगी। यदि आप इसी प्रकार से डेली एक वीडियो चाहते हैं, डेली इसी प्रकार का कंटेंट चाहते हैं, तो आप हमारे चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के साथ में, छोटे भाइयों के साथ में ज़रूर शेयर कीजिए और बताइए कि बेस्ट क्वालिटी का कंटेंट मिलता है फ्री एजुकेशन पर और वहां पर पढ़ाते हैं आपके बहादुर सर। ठीक है दोस्तों, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।